स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल को शॉर्ट में PS24 कहते हैं। ठीक है, यदि आप यूट्यूब पर PS24 सर्च करेंगे तो परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर आ जाएंगे। ठीक है, या फिर इसके साथ आप DLED लगा दें, DELED, तो आप डायरेक्ट परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे। अच्छे अंक लाने के दो ही तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं कि पहले तो आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। पहले क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करें। ठीक है, सिलेबस से क्या होता है कि आपको प्रत्येक टॉपिक के बारे में पता पड़ जाता है, और यदि कोई सा भी प्रश्न पूछा जाए टॉपिक से तो आप उसके बारे में कुछ तो लिख सकते हो, इसलिए सिलेबस ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको पुराने पेपर जो हुए हैं आपके, जो पुराने पेपर हल करने होंगे। ठीक है, हल, ये दो ही तरीके हैं। यहाँ से आपके, यानी हम कह सकते हैं 50 से 70% प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से आपके फंस जाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व ज़रूर करने हैं। बाद बाकी मटेरियल बचा वो यदि आपने सिलेबस किया है तो यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, अब यदि आप ये सोचें कि हम पुराने ही पेपर हल कर लें तो पेपर निकाल जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? आप ये कहोगे सर आप तो कह रहे हो कि 50 से 70% पेपर फंसता। पेपर तो फंसता है, लेकिन आप सिलेबस नहीं पढ़ेंगे तो आप लिख कैसे पाएंगे? कहने का मतलब ये है कि आप यदि पुराने पेपर कहाँ से पढ़ोगे, कोई सीरीज लोगे, ठीक है, मॉडल लोगे या फिर गाइड लोगे, तो इनमें जो भाषा होती है वो कठिन होती है। समझ रहे हो ना? इसलिए सिलेबस आप कंप्लीट करें या सिलेबस आप पढ़ें। जो हम पढ़ाते हैं सरल भाषा में पढ़ाते हैं, और उसी से हम अपने जो हमने सिलेबस कराया है उसी से हम प्रीवियस ईयर पेपर हल कराते हैं। ठीक है, तो आज का जो पेपर है वो तृतीय प्रश्न पत्र है, यानी विज्ञान का। ठीक है, प्रथम सेमेस्टर 2016 का। अब इसमें कुछ बातें समझ लेते हैं। ये 1 घंटे का पेपर होता है, 25 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, यहाँ पर निर्देश पढ़ते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 18 प्रश्न आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 18। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए हैं, यानी प्रश्न के सामने, जैसे ये 1 नंबर है, ये दिया है। नेक्स्ट क्या है, इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के, यानी बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि अपनी उत्तर पुस्तिका में पहले प्रश्न लिखें फिर उत्तर लिखें। ठीक है, ये वीडियो स्पेशल समझाने के लिए है, क्योंकि आप पहली बार पेपर देंगे तो आपको ये समझना चाहिए। ठीक है, और यदि आप इतना अभ्यास हम करा देंगे आपको कि आपको पेपर सरल लगेगा। ठीक है, तो अतिलघुत्तरीय प्रश्नों के लगभग 30 शब्द में उत्तर देने होते हैं और लघुत्तरीय के 50 शब्दों में। ये स्पष्ट लिखा है, लगभग, गिनने की ज़रूरत नहीं, लगभग। लगभग के लिए हमने एक थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लगाया है। 6 लाइनें लिख दो इसमें। ठीक है, और 4 लाइनें मिनिमम, 4 लाइनें अतिलघु में लिख लो। ठीक है, तो ये हो जाती हैं 30 और 50 शब्द बन जाते हैं। लिखने की स्पीड अधिक है तो आप 4 की जगह 6 कर दो, 6 की जगह 8 कर दो। ठीक है, मिनिमम इतना लिखना है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको पेपर आ भी रहा है और ये समझ में नहीं आया तो फिर करोगे कैसे? एक दिन में 3 पेपर होंगे। जो प्लानिंग से पढ़ेगा, प्लानिंग से करेगा, वही कर पाएगा। नहीं तो आपको पूरी किताब याद है लेकिन आप कर नहीं पाओगे। समझ रहे हो ना? तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है जिससे आप रिवीजन कर सकें। समझते हैं। निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है। आपको हम, जो आपका पेपर है, जो आपका जो विज्ञान का पेपर है, इसे हम लिख कर दिखाएंगे। ठीक है, कैसे आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। समझ रहे हो? इस प्रकार हम कराएंगे। तो यहाँ पर समझते हैं, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी,
उभयचर प्राणी मतलब जो जल में भी रह सके और थल पे भी चल सके। जल प्लस थल, थल मतलब जमीन, ठीक है, हम इस प्रकार कह सकते हैं। तो ऐसा कौन है? खरगोश स्थल पर रह सकता है यानी जमीन पर, चूहा जमीन पर, गाय जमीन पर, कछुआ जमीन और जल दोनों में रह सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप डालेंगे उत्तर नंबर, प्रश्न लिखना ही नहीं है। उत्तर नंबर 1 क्या था उसमें? उत्तर नंबर 1 काले पेन से डालेंगे बीच में, जिससे एग्जामिनर को दिखाई दे। ठीक है, कौन सा सही था? तीसरा क्या था? कछुआ। इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें ये पूछा है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा अनुकूलन अंग मछली का नहीं है। ठीक है, धारा रेखित शरीर होता है, ये हमने लिखाया है, आपको देखना। पंख भी होते हैं उसके साइड से, 2 पंख होते हैं साइड से छोटे से। गलफड़े भी होते हैं लेकिन फेफड़ा नहीं होता है। फेफड़े की ज़रूरत जो जल में रहते हैं उनके लिए नहीं, जो स्थल पर रहते हैं जानवर या, तो उनके लिए ज़रूरत पड़ती है। हम लोग यानी मनुष्य के क्या होता है? फेफड़ा होता है। तो यही गलत पूछा है, तो गलत यही है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे उसमें? उत्तर नंबर डालेंगे, क्योंकि ये समझते रहें। उत्तर नंबर 2। ठीक है, उत्तर नंबर 2 में क्या लिखेंगे? उत्तर नंबर 2 में लिखेंगे, चौथा वाला विकल्प था फेफड़ा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। क्या था प्रश्न? प्रश्न नंबर 3 अब हम कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आपको बता देंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से यौगिक है। तो ये 4 दिए हैं विकल्प, जल, सोना, पीतल, चांदी। इसमें से यौगिक क्या है? जल, जो हमने यौगिक वाला पढ़ाया था। ठीक है, यानी जल में क्या होता है? H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि है? तो जो घुलनशील ठोस पदार्थ हों, जैसे जल में नमक घुला है, ठीक है, तो घुलनशील ठोस पदार्थ है, उसको द्रव से पृथक करने की विधि क्या है? बाष्पीकरण है। ठीक है, बाष्पन द्वारा जल उड़ जाएगा और नमक नमक रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल में क्या होता है पहले तो ये समझो। जैसे कोई आपका आयताकार खेत है, ठीक है, तो उसकी क्या है? ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई होगी। यदि लंबाई हम मान लेते हैं, सभी की विमा मीटर में दी हैं, ठीक है, तो लंबाई मान लेते हैं मीटर और चौड़ाई भी मान लेते हैं मीटर। तो क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई भी दी है मीटर में, चौड़ाई भी दी है मीटर में। चौड़ाई किस में दी है? मीटर में। तो मीटर 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 स्क्वायर, या फिर इसे ही लिख सकते हो वर्ग मीटर। ये वर्ग लगा है ना, वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? वर्ग मीटर। तो ये आपको समझ में आया।
नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट जो आपकी परिभाषा है, किसकी परिभाषा है? घर्षण बल की। ठीक है, इससे पहले हम आपको साथ ही साथ जो उत्तर पुस्तिका हम में बताते चल रहे हैं किस प्रकार पेपर करना है, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ तक कर लिए थे? उत्तर नंबर 3। उत्तर नंबर डालते हैं, कहाँ तक हो गया? 2। उत्तर नंबर 3 डालते हैं। तो उत्तर नंबर 3 क्या था इसमें? इसमें थे आपका यौगिक वाला प्रश्न, जो पहला ही सही था, जल। नेक्स्ट है आपका उत्तर नंबर 4। उत्तर नंबर 4, यदि हमारे चैनल से आप पढ़ रहे हैं तो आप फेल नहीं होंगे, ये गारंटी हमारी है, क्योंकि हम आपको सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। विज्ञान का हमने सिलेबस कंप्लीट करा दिया, गणित का भी करा दिया। गणित का एक पेपर हमने आपको करके दिखाया कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस का भी हम करा रहे हैं ये पेपर, तो आप जो हमने सिलेबस कराया है उससे आप मिला लेना। जब आप मिलाओगे तो आपको पता पड़ेगा कि हमने सरल भाषा में लिखाया है। आपको पेपर सरल लग रहा होगा, ये वाला सब कुछ हमने कराया है आपको। ठीक है, तो उत्तर नंबर 4 में क्या था? वाष्पीकरण था। क्या था? वाष्पीकरण। उत्तर नंबर 4 में था दूसरा, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण इस प्रकार ही आपको लिखना है। उत्तर नंबर 5, क्षेत्रफल का जो मात्रक निकाला था सॉल्व करके, वो था आपका तीसरा वाला सही था, वर्ग मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न, उत्तर नंबर बीच में ही डालेंगे। उत्तर नंबर 6 क्या था? घर्षण बल की परिभाषा पूछी। क्या पूछा है? घर्षण बल की परिभाषा। ये परिभाषा हमने आपको लिखाई थी सरल। जितनी कोशिश हो सके, यानी अगर हेडिंग बने तो हेडिंग जरूर बनाएं। घर्षण बल। तैयारी अभी से करते चलें, पेपर तक आप 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे। फिर आप कैसे फेल हो सकते हो? फेल हो ही नहीं सकते। यदि आप पेपर ही टाइम पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। घर्षण बल समझ लें। घर्षण बल उदाहरण से हम समझाते हैं। ये कोई सड़क है, ठीक है, एक सतह ये है जो सड़क है, और एक सतह आप जो पैर रखते हैं, ठीक है, जो आपका पैर होता है ये, ठीक है, तभी तो आप चल पा रहे हो। ठीक है, या दूसरा कलर ले लेते हैं, ये इस प्रकार से। तो आप इस पर क्या है, एक सतह हो गई आपका पैर है, और एक सतह सड़क, यानी दो सतहों के मध्य लगने वाला बल, दो सतहों के मध्य लगने वाला बल जो गति का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? गति का। या हम मान लें कोई फुटबॉल है, आप सड़क पर ऐसे ही लुढ़का दें या ज़मीन पर, तो कुछ दूरी जाकर रुक जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि घर्षण बल भी लग रहा है वहाँ पर। क्या लग रहा है? घर्षण बल। तो गति का विरोध कर रहा है, तो वही घर्षण बल है। किसके मध्य लगेगा? दो सतहों के मध्य लगता है। तो आप परिभाषा बनाकर लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? दो दो वस्तुओं के सतह, दो वस्तुओं के सतह के मध्य, दो वस्तुओं के सतह के मध्य लगने वाला बल। ठीक है, क्या लगता है? बल। क्या करता है? जो गति का, किसका? गति का विरोध करता है। ठीक है, घर्षण बल कहते हैं। इस प्रकार आपको लिखना होगा। ठीक है,
तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि आपको उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार पेपर लिखना है, ठीक है। बाद बाकी जो पेपर है वो हमने हल करके एक पीडीएफ फॉर्म में बना लिया है, उसे हम उसी से समझा देंगे आपको, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं, और जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें। आपकी तैयारी परीक्षा स्टडी 24 पर स्टार्ट कर दी है, ज़बरदस्त। 2 क्लास आएंगी, एक में हम सिलेबस करा रहे हैं जो विषय रह गए हैं, और एक में हम रेगुलर आपको प्रीवियस ईयर कराएंगे। प्रीवियस ईयर आपको मार्केट से भी मिल जाते हैं, जो हमने बताया मॉडल गाइड या अन्य कहीं जो भी हैं उसमें मिल जाएंगे, लेकिन उसमें भाषा कठिन होगी। यहाँ पर क्या है, जो सिलेबस में हमने आपको जिस भाषा में आपको परिभाषा लिखाई है उसी भाषा में आपको प्रीवियस ईयर पेपर में मिल जाएगा, तो इससे डबल रिवीजन हो जाएगा, समझ रहे हो ना। एक ही परिभाषा को अलग अलग तरीके से याद करोगे तो दिमाग भी परेशान हो जाएगा कि कभी इस तरीके से कभी उस तरीके से, समझ रहे हो ना। सरल तरीका यही है, क्योंकि 1 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना होगा, एक दिन में 3 पेपर होंगे, ठीक है। अब देखते हैं, और सभी छात्र एक बार वीडियो को अपने दोस्तों में जब देखा करो ना, पहली बार वीडियो शेयर जरूर कर दिया करो, जिससे कोई भी छात्र फेल ना हो, क्योंकि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर जो आपसे पहले का बैच था उसमें 50% छात्र फेल हुए थे, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, घर्षण बल हमने बता दिया। पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियों के नाम, कौन सी अलैंगिक प्रजनन विधियां, तो यहीं पर हम लिखा देते हैं, ठीक है। यहीं पर आप देख लें, ये हमने लिखाए थे आपको कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, ठीक है। दूसरा आप लिख लें मुकुलन, तीसरा आप लिख लें खंडन, चौथा लिख दें बीजाणु द्वारा, ठीक है। तो ये अलैंगिक प्रजनन की विधियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए, ठीक है। पत्तियों का मुख्य कार्य लिखना है। देखते हैं पत्तियों के मुख्य कार्य, तो मुख्य कार्य समझ लेते हैं, काले पेन से हेडिंग डाल लेना, पत्तियों के मुख्य कार्य या पत्तियों का मुख्य कार्य, ठीक है। लिखेंगे नंबर 1, नीले पेन से लिखेंगे, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उससे क्या है, पत्तियां भोजन बनाती हैं। पत्तियां क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। और क्या होता है, आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालती हैं, यानी शॉर्ट में हम कहें तो पत्तियां भोजन बनाती हैं और आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालती हैं। पत्तियां भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा निकालती हैं। बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालती हैं। जब आपने देखा है खेतों में पानी लगाते हैं गेहूं में या आलू में, तो पानी के बाद आप देखेंगे कि पत्तियों में पानी ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाता है। तो ये आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पत्तियां भोजन बनाती हैं, वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालती हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, इसमें थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आप परिभाषा लिख सकते हो। इसमें होता क्या है, इसमें जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, पदार्थ होगा ठोस अवस्था में, द्रव में न जाकर
गैस में बदल जाए, ये होता है। जैसे कपूर है, कपूर को हम जलाएंगे और हाथ पर रख के बहुत से कपूर जलाते हैं तो वो जलते नहीं हैं। क्यों नहीं जलते? क्योंकि वो जल रहा है कपूर और डायरेक्ट द्रव न बन के वो बाष्प बनना है, यानी गैस बन के उड़ रहा है। समझ रहे हो ना? तो पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की जो क्रिया होती है वह ऊर्ध्वपातन होती है। वो क्या होती है? ऊर्ध्वपातन होती है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। उत्तर नंबर बीच में डालना काले पेन से, हेडिंग डालना काले पेन से, बाद बाकी लिखना है नीले पेन से। तो पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की क्रिया, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की जो क्रिया होती है वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है, या ऊर्ध्वपातन उसे कहते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हो कपूर। ठीक है, और भी यदि आपको उदाहरण पता है तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, इससे ये चेक हो जाता है बीच में कि आप पढ़ रहे हैं या ना पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो हमने कराया है उसे आपने पढ़ा भी है कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है? तो ये उदाहरण हमने आपको बताया था। कौन सी गति होती है? घूर्णन गति। कौन सी गति होती है? घूर्णन गति। ठीक है, घूर्णन गति में हमने ये उदाहरण भी लिखाया है, ये यहीं से कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं? कितनी की जगह लिख सकते हो 5। कितनी? 5। नाम भी लिखिए, तो लिख दो आँख। ठीक है, आँख के बाद नाक, नाक, कान, ठीक है, जीभ और त्वचा। ये 5 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्राय नुकीली क्यों होती हैं? इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं इसे समझ लेते हैं। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वहाँ क्या है? पानी की कमी होती है। वहाँ क्या होती है? वहाँ क्या होता है? पानी की कमी होती है। तो जो वहाँ पर जो पौधे होते हैं तो उसी प्रकार के वहाँ पौधे होते हैं। समझ रहे हो ना? तो जो पत्तियां होती हैं वो कांटों के रूप ले लेती हैं, उस प्रकार के वहाँ पर पौधे होते हैं। इससे क्या है? जैसे बाष्पोजन की क्रिया जो होती है, समझ रहे हो ना? तो वो जितना चौड़ा पत्ता होगा किसी का उससे ज़्यादा होगी, और जब कांटे रूप में है तो उससे क्या होगा? कम होगी बाष्पोजन की क्रिया। समझ रहे हो ना? तो इसलिए, ठीक है, तो इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो हम आपको बताते हैं कौन कौन सी हैं, ये समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका 12 था। उत्तर नंबर 12, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्राय नुकीली बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए होती हैं। ये आप लिख सकते हो। ठीक है, मरुस्थलीय पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या लिखेंगे? पत्तियों में रंध्र, जो रंध्र होते हैं ना, छिद्र, गड्ढों में धसे रहते हैं। ये सभी हमने नोट्स में लिखाए हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना। प्लेलिस्ट में साइंस यानी विज्ञान की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, कंप्लीट सिलेबस हमने करा दिया है, वहाँ पर आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पत्तियों में रंध्र गड्ढों में धसे रहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए पत्तियां नुकीली तथा कांटों में पाई जाती, कांटों के रूप में। ठीक है, जड़ तंत्र अत्यधिक फैला हुआ और भूमि में जल प्राप्त करने के लिए अधिक गहराई में जाता है। वहाँ पर इस प्रकार के पेड़ होते हैं कि पानी का जो लेवल होता है वो बहुत नीचे होता है। ठीक है, तो वहाँ जो जड़ होगी वो नीचे तक जाएगी। इस प्रकार आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं कि एक बर्तन की धारिता दी है, एक बर्तन की धारिता दी है 12 लीटर। इसकी धारिता घन सेंटीमीटर एवं घन मीटर में ज्ञात कीजिए। किस में ज्ञात करना है? घन सेंटीमीटर और घन मीटर, घन सेंटीमीटर और घन मीटर में ज्ञात करना है। तो इसे हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे तभी समझ में आएगा।
ठीक है, सॉल्व किया हुआ आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम बोल के बता देंगे वो समझ में ही नहीं आएगा। तो उत्तर नंबर डालते हैं 13। ठीक है, अब इसमें दिया क्या है वो नोट कर लो। बर्तन की धारिता दी है, कितनी दी है? 12 लीटर। बर्तन की धारिता दी है 12 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर, या फिर हम इसे 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। ठीक है, और हमारा घन सेंटीमीटर में हमें यहाँ पर आंसर में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि इसकी धारिता ज्ञात करनी है घन सेंटीमीटर में। धारिता मतलब होता है धारण करने वाला। ठीक है, तो ये हमने मात्रक भी लिखाए हैं, कभी समझा देते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखो जैसे कोई मकान होता है या कमरा होता है तो उसे जैसे घन या घनाभ के आकार का होता है, लेकिन जब कोई पानी या किसी में कुएं वगैरह हो जिसमें पानी होता है, बाल्टी है, तो इनकी क्या है, धारिता बोलते हैं। तो धारिता का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं आपका आयतन हो गया, एक तरीके का आप मोटा माटी अनुमान लगा सकते हो, आयतन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक बर्तन की धारिता कितनी है? 12 लीटर। कितनी है? 12 लीटर। और 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल 1000 का गुणा करना है। अतः 12 लीटर बराबर कितने का हो गया? 12 गुणा 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये बर्तन की धारिता निकाल रहे हैं हम। ये बर्तन की धारिता चल रही थी ना 12 लीटर, ये हमने सूत्र यहाँ पर लिख दो चूंकि। ठीक है, अतः इतना, तो आपकी धारिता निकल आएगी 12000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, कोई भी बर्तन है, यहाँ पर समझ लें, ये कोई बर्तन है, हम मान लेते हैं ये। ठीक है, तो इसकी कुछ लंबाई होगी, चौड़ाई होगी। ठीक है, जैसे हम आपका घनाभ से लें तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी। ठीक है, ऊंचाई की जगह कोई बर्तन है तो गहराई होगी, ऊंचाई की जगह क्या हो सकता है, गहराई। लेकिन विमा तो 3 ही होंगी, समझ रहे हो ना। घन क्यों आ रहा है, ये घन इसीलिए तो आ रहा है, विमा 3 है, समझ रहे हो ना। ये हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। बाल्टी है तो हम गहराई बोलेंगे। ठीक है, और क्या नाम, कुआं है तो गहराई बोलेंगे, पानी की टंकी है तो गहराई बोलेंगे। इस प्रकार हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या पूछा था, इसी को हम 12 लीटर को, जो धारिता है, जो 12 लीटर है, एक बार घन सेंटीमीटर, एक बार निकालना है घन मीटर में। अब यहाँ पर समझें, 12 गुणा 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान रखो, अब हम 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर कहीं पर हम थोड़ा आपको समझा देते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर हैं, कितने सेंटीमीटर हैं, घन मतलब 3 बार सेंटीमीटर हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं 12 गुणा, क्योंकि आपको यहाँ पर लिखें सेंटीमीटर, फिर लिखें सेंटीमीटर, फिर लिखें सेंटीमीटर, घन का मतलब घात 3, इसको हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यू, ठीक है, इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं इसको, इस पूरे को, ये केवल समझाने के लिए आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सेंटीमीटर है इसका मान निकाल लो, तो ये 100 का भाग लग जाएगा इधर, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर, ये अलग से कर रहे हैं समझाने के लिए, 1/100 मीटर चेंज हो गया। तो जहाँ जहाँ पर सेंटीमीटर है वहाँ पर 1/100 का गुणा कर दो, 12 गुणा 1000 इंटू 1 सेंटीमीटर की जगह क्या लगाओगे, इस सेंटीमीटर की जगह मीटर, ठीक है, इसकी जगह 1/100 मीटर, इसकी जगह 1/100 मीटर। समझ में आ गया? ये हमने आपको एकदम बेसिक से समझाया है, इससे बेसिक तो नहीं हो सकता, ये हम कट कर दे रहे हैं, ये रफ कार्य था, ठीक है, समझाने के लिए। अब यहाँ पर देखें, अब हमारे पास ऊपर हैं 3 जीरो, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, ये हमने कर दिया। ऊपर देखते हैं 12, नीचे 1000 बचे, ठीक है, मीटर मीटर मीटर, तो इसे बोलेंगे मीटर मीटर क्यू, या इसे बोलेंगे घन मीटर, ठीक है। और हमें घन मीटर में लिखना है तो हम यही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 3 अंक बाद, 3 जीरो हैं तो 3 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे, 2 अंक हमारे पास ऊपर हैं, यानी 1 2 का अंक है, 1 1 का अंक, 2 अंक हो गए। अब 1 अपनी तरफ से 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, यही आंसर होगा घन मीटर में, ठीक है, यह आपने समझा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या था, बीनना एवं फटकना पृथक्करण की विधियों को सोदाहरण समझाइए, यानी उदाहरण देकर समझाना है बीनना और फटकना। बीनना, बीनना हम कह सकते हैं जैसे गेहूँ है, या जो अनाज होते हैं, दाल है, गेहूँ है, चावल हैं, उनमें से हम कंकड़ वगैरह जो बीनते हैं, ठीक है, वही बीनना होता है। फटकना क्या होता है, जब गेहूं को हम फटकते हैं सूप या किसी के द्वारा, तो उसमें से क्या है, हल्के कण बाहर निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं, जैसे फटकेंगे तो हवा तेज, हवासी महसूस होगी, हवासी, ठीक है, तो उससे क्या है, जो भूसी वगैरह होती हैं, भूसा के कण होते हैं, वो निकल जाते हैं। किस प्रकार आपको लिखना है ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो उत्तर नंबर डाल लेंगे आप, उत्तर नंबर 14, बीनना हेडिंग डालेंगे। अनाजों से कंकड़ मिट्टी आदि को हाथ से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे बीनना कहते हैं। उदाहरण में आप दे सकते हो, गेहूं से पत्थर अलग करना, फटकना। इस विधि से मिश्रण के हल्के कणों को भारी कणों से अलग किया जाता है। उदाहरण में आप दे सकते हो, गेहूं से भूसा अलग करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। बीजों की संरचना का चित्र सचित्र वर्णन कीजिए, बीजों की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। मूलांकुर एवं प्रांकुर से क्या बनता है ये बताना है, ठीक है, मूलांकुर से और प्रांकुर से क्या बनता है ये आपको बताना है। तो मूलांकुर, जैसे आप चना को भिगो दें, ठीक है, चना को भिगोएंगे तो स्टार्टिंग में एक जो निकलेगा वो मूलांकुर होगा, यूं करके निकलता है ना। चने को जब भिगोएंगे तो उसमें चना है या सेम का बीज है, कोई भी भिगोएंगे तो जो
इस तरीके से निकलेगा स्टार्टिंग में, तो वो क्या होता है, मूलांकुर होता है। इससे क्या बनती है, जड़ बनती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये बीच में से बीज फट जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं, ये होता है मूलांकुर। मूलांकुर, ठीक है, मूलांकुर। और ये होता है प्रांकुर। तो प्रांकुर से बनेगा तना, मूलांकुर से बनेगी जड़, ये बताना था। तो 15 नंबर जो प्रश्न था, तो इसमें आपने समझा कि मूलांकुर और प्रांकुर से क्या बनता है। मूलांकुर से जड़ और प्रांकुर से तना बनता है। ठीक है, इसका चित्र भी आपको दिखाना है तो सेम का आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है बीजों की संरचना का सचित्र वर्णन। ठीक है, तो सेम का जो चित्र होता है वो सरल होता है, और कोशिश हम ये करेंगे आपको एक पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे जो इम्पोर्टेंट चित्र हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक चित्र बनाना होगा, ये आप देख लें। इस प्रकार से आपको ये चित्र बनाना होगा पेपर में। ठीक है, और ये सभी चित्र जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में पूछे गए हैं, उन सभी की हम पीडीएफ बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पर हम डाल देंगे। तो ये वाला चित्र आपको बनाना है। तो इसमें लिखना था जड़ का निर्माण मूलांकुर से, जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है, तथा तना का निर्माण, तथा तना, तथा नहीं, तथा तना का निर्माण प्रांकुर से होता है। ठीक है, चित्र बना देना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, गुरुत्व बल एवं पेशी बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। कौन सा बल बताना है, गुरुत्व बल और पेशी बल। ठीक है, दोनों को समझाना है, दोनों समझ लेते हैं। गुरुत्वीय बल या गुरुत्व बल, वस्तुओं को पृथ्वी की ओर आकर्षित करने वाले बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। कोई भी वस्तु आप ऊपर फेंकेंगे वो नीचे ही गिरेगी, किस कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो यही तो गुरुत्वीय बल है। ठीक है, वस्तुओं को पृथ्वी की ओर आकर्षित करने वाले बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल या गुरुत्व बल कहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर नीचे गिरना, ये किसके कारण होता है, गुरुत्वीय बल के कारण। नेक्स्ट था पेशीय बल, शरीर की मांसपेशियों द्वारा, जो शरीर की मांसपेशियां होती हैं उसके द्वारा लगने वाले बल को पेशी बल कहते हैं। ठीक है, जैसे आप पानी की भरी हुई बाल्टी उठाते हैं तो वो बल मांसपेशियों द्वारा लगता है। ठीक है, तो वही क्या है, पेशी बल है। उदाहरण में आप लिख सकते हो, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल। ठीक है, जो पहलवान होते हैं भार उठाते हैं। ठीक है, तो वही है पेशी बल। नेक्स्ट समझते हैं, बीजों का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। बीजों का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, किन किन विधियों द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है। तो बीजों के प्रकीर्णन की आपको डेफिनेशन पहले देनी है। उत्तर नंबर 17 हेडिंग डाल लेंगे, बीजों का प्रकीर्णन। बीजों का अपने पौधे से अलग होकर, जो मात्र पौधा होता है, ठीक है, मात्र पौधा ही कहेंगे, तो बीजों का अपने पौधे से अलग होकर दूर दूर तक वितरण या बिखरना, ठीक है, वितरण होना बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे मटर का पौधा है, उस पर मटर की फली लगी हैं, पक गई तो वो धूप से चटकेंगी तो दूर दूर तक फैल जाएंगी। ठीक है, समझते हैं बीजों के प्रकीर्णन की विधियां। वायु द्वारा, वायु द्वारा भी प्रकीर्णन होता है, यानी वायु के द्वारा जो बीज होते हैं वो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, बहुत से बीज होते हैं। जल द्वारा, जल द्वारा बीज भी पहुंच जाते हैं दूसरी जगह। जल द्वारा कैसे, जैसे नारियल के पेड़ हैं तो नारियल पानी में गिरा, ज़्यादातर जो पानी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर नारियल होता है तो दूसरी जगह पहुँच जाएगा। जंतुओं द्वारा, कोई भी फल को जंतु खा लें तो दूसरी जगह वो फेंक दें, ठीक है,
उसके द्वारा मनुष्य भी कोई जल को फल को खाए और दूसरी जगह गुठली फेंक दे तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आपका, पुष्प के कितने भाग होते हैं। मुख्य भाग आपको लिखने हैं, उनके भागों का चित्र बनाकर एवं कार्य संक्षेप में बताइए। तो पुष्प के भाग समझ लेते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल लेंगे, पुष्प के भाग। पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, ठीक है, मुख्यतः लिख दो। बाह्य दल पुंज, हम उदाहरण लेते हैं गुलाब का। गुलाब में नीचे जो हरी हरी नीचे जो कह सकते हैं, जैसे गुलाब की कली होती है, जब कली बंद होती है तो उसके ऊपर जो हरी हरी जो पहली परत होती है वही बाह्य दल पुंज होती है, ठीक है। तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, यह हरे रंग का होता है, कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। समझ में आ गया। दलपुंज क्या होता है, यह रंगीन होता है, जैसे गुलाब के पंखुड़ी हैं, ठीक है, गुलाबी गुलाबी, तो यह रंगीन होता है। इसे पुष्प की पंखुड़ी भी कहते हैं। यह कीटों को परागकण के लिए आकर्षित करता है। तो दलपुंज भी आप समझ गए। अब समझते हैं पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर क्या होता है, यह पुष्प का नर जनन अंग है। ये 1 नंबर में भी प्रश्न पूछा जाता है कि पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं, तो पुंकेसर कहते हैं। यह पुष्प का नर जनन अंग होता है, तंतु तथा पराग कोश इसका भाग होते हैं। स्त्री केसर, यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। ये 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। अंडाशय, वर्तिकाग्र इसका भाग होते हैं, ठीक है। और चित्र भी देख लेते हैं, चित्र आप इस प्रकार से बना सकते हो, ठीक है। ये डिटेल में इसका चित्र की PDF भी दे देंगे और इधर समझ लें, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये आपके ये है बाहरी हरी हरी, ये बाह्य दल पुंज है, ठीक है। ये फूल है जो पुष्प के पंखुड़ी, ये दल पुंज है, ठीक है। और यहाँ पर आप समझेंगे ये पुंकेसर है, ये वाला, ठीक है। मेन चीज़ें लिखनी है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार आपको लिखना है। वीडियो को शेयर करें। हमने आपको बताया प्रीवियस ईयर पेपर हम आपको करा देंगे सभी, और सिलेबस हम कंप्लीट जिन विषय के करा रहे हैं उनके पहले प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं। इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन मेहनत हम भी कर रहे हैं, तो आप थोड़ा ये कर सकते हैं कि वीडियो को शेयर करें, ठीक है।